हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानमी। मेरा नाम उज़ैर यूनुस है और आज हम ज़रा जूम आउट करेंगे गुफ्तगू में। अगर आप वीडियो पे देख रहे हैं तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि मेरे साथ कामरान बुखारी मौजूद हैं, सीनियर डायरेक्टर न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट में। पहले भी काफ़ी दफ़ा पॉडकास्ट पे आ चुके हैं और जब मुझे बिग पिक्चर जियो पॉलिटिक्स पे गुफ्तगू करनी होती है तो कामरान को मैं हमेशा दावत देता हूँ कि वो आके समझाएं। और आज की गुफ्तगू में हम जो है शुरुआत करेंगे ये समझने में या कामरान का एनालिसिस और इंसाइट लेने में कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो मूवमेंट है जिसे मागा कहा जाता है, द मागा मूवमेंट, उसका फॉरेन पॉलिसी पर क्या पर्सपेक्टिव है, क्या वो करना चाहते हैं। क्योंकि काफ़ी सारी जगहों पर सदर ट्रंप जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों को तेज़ी से तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप फॉलो करते हैं जियो पॉलिटिक्स को तो आपको मालूम होगा कि रशिया यूक्रेन पे उन्होंने एक पोजीशन ली सीज़ फायर की। वो सीज़ फायर अभी तक होती हुई नज़र नहीं आ रही है और पिछले कुछ दिनों में उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को भी टारगेट किया। ईरान पे डिस्कशंस काफ़ी एडवांस मल्टीपल राउंड्स के ऊपर हो चुकी हैं। वहाँ इजरायली नाराज़ हैं। सदर ट्रंप अभी मिडल ईस्ट भी गए दौरे पर, वहाँ उन्होंने काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स की बात की, तिजारत की बात की। तो वहाँ एक अलग खिचड़ी पक रही है। और ईस्ट एशिया और चीन से रिलेटेड जो है वो एक अलग खिचड़ी पकड़ी है, जहाँ अभी शैंग्रीला डायलॉग पर सेक्रेटरी हेगसेथ जो डिफेंस डिपार्टमेंट के लीड हैं, मिनिस्टर लीड करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को, उन्होंने भी चीन को एक इमिनेंट थ्रेट करार दिया। लेकिन फिर साथ साथ ये भी कहा कि हम चीन के साथ जंग नहीं चाहते। और अगर आप पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात को फॉलो कर रहे हैं पिछले महीने से, तो एक बार फिर सदर ट्रंप ने कहा कि सीज़ फायर, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, सीज़ फायर मैंने कराई और तिजारत की बात करके मैंने सीज़ फायर रुकवाई। तो इन सब चीज़ों पर जो एक पिक्चर कॉन्वर्जेशन करेंगे। कामरान, वेलकम बैक टू पाकिस्तानमी। Thank you, Uzair. Good to be back. शुरू करते हैं फिलोसॉफिकल या बिग पिक्चर लेंस से कि क्या जो है मागा के अंदर फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड क्या वर्ल्ड व्यू है सदर ट्रंप और उनकी पॉलिटिकल मूवमेंट का, विद द कावियाट ऑफ कोर्स के इस मूवमेंट के अंदर काफ़ी सारे सब ग्रुप्स मौजूद हैं जिनका अपना एक पर्सपेक्टिव है फॉरेन पॉलिसी पर। बट क्योंकि आप भी इंटरेक्ट करते रहते हैं डीसी में फॉरेन पॉलिसी पे, मैं भी लोगों से इंटरेक्ट करता रहता हूँ। क्या आपने पिछले कुछ महीनों में एनालाइज किया है कि सदर ट्रंप और उनकी कोalition क्या करना चाहती है फॉरेन पॉलिसी पर? देखें उज़ैर, मोटी बात यह है कि अमेरिका जो है सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में कुछ ट्रेंड्स देख रहा है। मतलब ये मागा भी देख रही है अपने तौर पे, डोनाल्ड ट्रंप भी देख रहे हैं, उनके एडवाइजर्स या जो लोग उनकी इस पॉलिसी को ऑपरेशनलाइज करेंगे वो भी देख रहे हैं। जाविया मुख्तलिफ होता है, लेकिन जो मोटी बात वो ये है कि अमेरिका ने जो पिछले 70-80 साल में जो दुनिया में किरदार अदा किया है, तो उसकी अब जरूरत नहीं रही है। ये एक जो है, इसको मागा कह लें, इसको सदर डोनाल्ड ट्रंप का पैराडाइम कह लें, लेकिन इट्स बेस्ड ऑन सर्टन शिफ्टिंग रियलिटीज, जो एक कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं दुनिया की, आलमी सियासत की, कि जो पिछले 25-30 सालों में सामने आई हैं। पहली बात तो ये है कि देखें, कम्युनिज्म का कोलैप्स तो 1991 में हो गया था, लेकिन सर्द जंग नहीं खत्म हुई। सर्द जंग चलती रही। बीच में थोड़ा बहुत एक इंटररेगनम आया, एक डेकेड का, एक दिहाई का, 1991 से लेके 2001 तक। फिर 9/11 हो गया और फिर अमेरिका एक बहुत ही महदूद बैटल बॉक्स में घुस गया मशरक वस्ती और जनूबी एशिया के अंदर। तो वो कहानी सबको पता है। लेकिन वो जो एक रियलिटी थी कि रशिया सोवियत यूनियन नहीं है, वो उस तरह की उसकी ताकत नहीं है, उसका अंदाजा जो है वो बहुत देर में हुआ। यानी अमेरिकन इंटेलिजेंसिया, अमेरिकन जो इंतजामिया, अमेरिकी मजमूई तौर पे जो अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट है, उसकी जितनी एजेंसीज हैं, उनका एक कन्वेंशनल व्यू ये था कि रशिया हैज रिप्लेस्ड सोवियत यूनियन एज द थ्रेट। अगर मैं वो इंटरप्ट करूं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उसका जो मेरे दिमाग में आया, मिट रोमनी और बराक ओबामा का एक डिबेट है जिसपे मिट रोमनी कोशिश कर रहे हैं बराक ओबामा को कहने की कि रूस बड़ी थ्रेट है अमेरिका के लिए। जी जी, तो वो देखें, वो डिबेट चली आ रही है ना। तो एक तो यूक्रेन वॉर में आके जो उनकी कारकर्दगी थी रूसी मुसल्लह अफवाज की, उसने वो पर्दा उठा दिया
कि ये वाकई ही ये वो ताकत नहीं है जो एक जमाने में थी। ये नहीं कह रहे कि कोई वो मतलब थर्ड वर्ल्ड हो गया ये, लेकिन उस तरीके से आलमी सतह पे अमेरिका को और मतलब इवन यूरोप को वो खतरा नहीं है। क्योंकि अगर ये मुल्क अपने पड़ोसी मुल्क को कॉन्कर नहीं कर पाया, क्योंकि यहां तो आप भी थे उस वक्त, सबको यही था कि बस हफ्ते में गेम अप होने वाली है। तो अब वो हफ्ता जो है वो 3.5 साल, तकरीबन 3.25 साल हो गए हैं, तो वो हफ्ता नहीं आया। तो वो एक तो वो बात यहाँ हो गई। फिर ये है कि यूरोपीय ममालिक जो हैं वो बहुत खुशहाल हो चुके हैं। उनको वो उस तरह की अमेरिका की जरूरत नहीं है। मैं आपको मागा का सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉइंट ऑफ व्यू जिस तरह वो देख रहे हैं, वो जिस तरह वो इंटरप्रेट कर रहे हैं दुनिया के हालात को, कि ये 1945 नहीं है, 50 की दिहाई नहीं है, 60 70 80 की दिहाई नहीं है। तो अब हम इवन कम्युनिज्म के कोलैप्स से भी जो है we're 30 some years आउट फ्रॉम दैट। तो अब अमेरिका को उस तरह करने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये है कि जमीनी जंगें जो हैं वो अमेरिका को उसमें मुलव्वस होने की, इंटरफियर करने की, घुसने की जरूरत नहीं है। ये खित्ते की जो ताकतें हैं उनके साथ मिलके एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाया जाए। और यही मशरक़ वस्ता में हम देख रहे हैं कि ये जो ईरान से बातचीत हो रही है, तुर्की के बारे में जो है ये है कि ठीक है आपने शाम में बहुत अच्छा काम किया। इसराइल को चाहिए कि भाई वो मतलब गजा के मामले को रैप अप करे बैठ के। सऊदी शाम पे अरब, सैंक्शंस उठा दी, शाम पे फौरन। जी शाम पे सैंक्शन उठा दी। और फिर जो शख्स एक जमाने में अलकायदा का चीदा जो है ना लीडर था, अब वो सदर है अपना सीरिया का, तो वो भी एक्नॉलेज कर देना। खैर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले तालिबान के साथ भी जो है मतलब वो एक मुआहदा कर लिया था। तो ये एक सिलसिले की कड़ी है कि चलें इस खित्ते में जो है हम एक आर्किटेक्चर बना रहे हैं। यूरोपियन यूनियन हमारी थोड़ी बहुत मदद के साथ जो है वो फ्रंट फुट पे खेलेगा, रूस को काउंटर करेगा और यूक्रेन के अंदर जो है उसको कंटेन करने की कोशिश करेगा। मसला यह है कि चीन को कैसे काउंटर किया जाए और चीन की तरफ कैसे जो है मतलब हाउ डू वी रीओरिएंट। और ये चीज कोई नई नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कमाल नहीं है। पिवट टू एशिया तो ओबामा इंतजामिया का नारा था। तो वो डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया वो करने की कोशिश कर रही है जो पिछले कई सुदूर नहीं कर पाए। बशमूल सदर डोनाल्ड ट्रंप 1.0 जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें वो नहीं कर पाए। वो ये है कि किस तरीके से बाकी दुनिया को अपने एक लॉजिक के तहत रख के उससे विड्रॉ करके, तो आप जो जो चाइना का जो उभरता हुआ जो चैलेंज है उसको किस तरह मीट किया जाए। क्योंकि देखें एक चीज और भी हुई है, और वो ये है कि कोल्ड वॉर जीतने के लिए एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ये था कि चाइना को आपने बहुत बड़ा बना दिया। मतलब इन्वेस्टमेंट्स, टेक्नोलॉजी आपने भेजी वहां पे, आपने उनके साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड ट्रीटमेंट की वगैरह वगैरह। तो उससे जो है और आप फिर कहीं और चले गए, मतलब आपने विक्ट्री मिशन अकॉम्प्लिश्ड कह दिया कि जी हम सर जंग हम जीत चुके हैं। फिर 10 साल आप इधर उधर ही घूमते रहे कि हाँ भाई क्या करें। और फिर उसके बाद 9/11 हो गया, तो आपने बिल्कुल ही अपने ग्लोबल व्यू को छोड़ के तो एक छोटे से बैटल बॉक्स में अपने आप को बेसिक वो कन्फाइन कर दिया। इतनी देर में चाइना एक बहुत बड़ी ताकत बन गया। तो अब सदर डोनाल्ड ट्रंप ये करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये उनकी मागा का भी जो देखें, सदर डोनाल्ड ट्रंप का कमाल ये है कि उन्होंने अपनी सियासत जो है वो जो नेशनल सेंटिमेंट है, यानी अगर आप लेफ्ट और राइट दोनों को देख लें तो दोनों कह रहे हैं कि जी जंगें करने की क्या जरूरत है इस मुल्क को, फॉर डिफरेंट रीजंस। राइट का अपना एक लॉजिक है, लेफ्ट कहता है कि जो है ना, लेकिन अल्टीमेटली ये है कि हमें ग्लोबल कॉप बनने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन हकीकत यह है कि अचानक तो आप नहीं कहते कि अच्छा यार मैं अब ग्लोबल कॉप नहीं हूं तो दुनिया को अपने एक लॉजिक पे छोड़ दो और फिर मतलब जो भी होता है होने दो। वो भी नहीं किया जा सकता। तो एक नया आर्किटेक्चर, एक नया निजाम तरतीब देने की कोशिश की जा रही है, जो मैं नहीं समझता कि सिर्फ सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में वो सामने आएगा। ये एक सिलसिला शुरू हुआ है, इसको मजीद कुछ टर्म्स की जरूरत होगी। मैं यूं कहूंगा कि ये फॉर द रेस्ट ऑफ द 2020s एंड द अर्ली 2030s में हम इस चीज को सामने आते हुए देखेंगे। अच्छा, यूरोप से आगे बढ़ते हैं, ईस्टवर्ड जाते हैं। यूरोप के अंदर कोशिश की जा रही है कि रशिया से बात की जाए। यूरोपियन allies को कहा जाए कि आप अपनी सिक्योरिटी को ओन खुद करें। 5% GDP तक स्पेंड लेके जाएं, ये बात बार बार दोहराई गई।
और ये नहीं हो सकता कि अमेरिका जो है वो पूरे के पूरे नेटो का वज़न अकेले उठाए, और आप अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएं और फिर अपने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में भी इन्वेस्ट करें, और हमारा अमेरिका का माल जो है डिफेंस साइड पे वो भी खरीदें। इसके अंदर मेरी मुझे याद है आपसे बात हो रही थी कि आप कह रहे थे साइड पर कि जर्मनी का एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग पिवट अब आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। इस पे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं होती क्योंकि लोग मैक्रो पिक्चर पे ही अभी फोकस कर रहे हैं, अमेरिका चीन रूस इसके ऊपर। क्या आप देख रहे हैं यूरोपियन कॉन्टिनेंटल लेवल पर, बिलखुसूस जर्मनी जैसी ताकतों की इवॉल्विंग स्ट्रैटेजी पर? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने उजैर। देखें, योर मजमूई तौर पे असम्पशन ये है कि एज अमेरिका स्टेप्स डाउन, यूरोप विल स्टैंड अप। यानी वो जो आपने बात की कि जी 5% कर दें, आप अपने मतलब लीड पे आए, हम बिहाइंड द सीन्स रहेंगे, हम जा नहीं रहे कहीं पे। लेकिन ये है कि अब हम हैवी लिफ्टिंग नहीं करना, हमारी जिम्मेदारी नहीं है ये। हमने अब तक के लिए नहीं ठेका उठाया था। उस वक्त आप जो है वो मतलब तबाह और बर्बाद थे, मतलब दूसरी जंग अजीम के बाद। तो उस वक्त हमारी ज़रूरत थी, और दो दफ़ा हमें मुदाखलत करनी पड़ी, पहली जंग अजीम में भी, दूसरी जंग अजीम में भी। इसकी वजह से बिल आखिर हमने कहा कि अब कोई पक्का इंतजाम किया जाए। मार्शल प्लान आया, उसने मुआशी तौर पे आपको रीबिल्ड किया, और फिर हमने ट्रूप्स बिठाए रखी हैं। और वजह भी थी क्योंकि उस वक्त स्टालिन के साथ मिलके तो नाटसी रेजीम को शिकस्त दी थी। तो उसका मतलब एक कीमत थी ना, वो कीमत ये थी कि ईस्टर्न यूरोप जो है मैं उनका असर और सुख तस्लीम कर लें। हेंस वॉरसॉ पैक्ट, हेंस नेटो, वगैरह वगैरह। लेकिन अब जो है वो आप करेंगे। अब जब आप करेंगे, आप कौन है? आप, हम कहते हैं यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है। यानी ये 50 रियासतों की एक फेडरल यूनियन है बाकायदा, जिसमें 50 की 50 रियासतों ने अपने आप को सबॉर्डिनेट कर दिया एक फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर। यूरोपियन यूनियन एक इकोनॉमिक यूनियन है। वहां पे जो मेंबर स्टेट्स हैं वो अभी भी सॉवरन है। तो जब आप जिम्मेदारी देते हैं यूरोपियन यूनियन को, या आप कहते हैं कि जो है आप नेटो संभालें या कोई नया आर्किटेक्चर लेके आए, तो फिर वहां सबसे पहला सवाल यह होता है कि इसमें जर्मन्स की क्या राय है, फ्रेंच की क्या राय है, ब्रिट्स की क्या राय है। और अब तो मतलब पोलैंड जो है वो एक उभरती हुई ताकत है ईस्टर्न यूरोप के अंदर, तो अब उसकी भी राय है। तो हो ये रहा है कि अब जितनी रियासतें हैं उनको पता है एट द एंड ऑफ द डे कि हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। बरतानिया जो है बहुत दूर है, उसको उस तरह का खतरा नहीं है जो जर्मनी को खतरा है, क्योंकि जर्मनी पोलैंड के साथ उसका बॉर्डर मिलता है और रशिया की स्ट्राइकिंग रेंज में है, तारीख भरी पड़ी है। जर्मनी एक्चुअली सिट्स ऑन द नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन। नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन इज लाइक ए बाई डायरेक्शनल जो है ना इन्वेजन सुपर हाईवे, कि जहां आप जो है मतलब घुस सकते हैं। तो अगर यूक्रेन फॉल करता है, पोलैंड फॉल करता है, फिर जर्मनी की बारी है। उनका एक मुख्तलिफ जो है ना पर्सपेक्टिव है। फ्रांस की तारीख है कि भाई उन्होंने मतलब कई दफा जंगें हारी हैं, और फिर ऑक्यूपेशन भी देखी उन्होंने अपना दूसरी जंग अजीम में। उनका भी फिर एक मुख्तलिफ है, फिर आपस में एक कंपटीशन भी है कौन है। फ्रांस जो है वो एक न्यूक्लियर ताकत है, सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप है उसके पास। तो वो गो के जर्मनी उस खित्ते की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो ये सारी चीजें फिर सामने आ जाती हैं। तो जिस वाक़े का आप हवाला दे रहे हैं वो ये है कि देखें, कुछ दिन पहले जर्मनी की हुकूमत ने, नई हुकूमत जो उनके नए चांसलर आए हैं, उन्होंने बेसिकली ये अनाउंस किया और डिप्लॉयमेंट हो गई है। 5,000 परमानेंट ट्रूप्स जो हैं वो लिथुआनिया में जो है ना हो जाएंगे तैनात, या हो रहे हैं, या इन द प्रोसेस है। मेरे पास उसकी पूरी डिटेल्स फिल वक्त नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा जो है ना एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट है और वर्ल्ड वॉर। लिथुएनिया, जिनको ज्योग्राफी का ज़्यादा नहीं पता, इट्स बेसिकली द नॉर्दर्न फ्लैंक, जहाँ से अगर रशिया ने मूव करना है नॉर्थ से नीचे आना है तो वहाँ से जो है वो शुरू होगी कहानी पूरी की पूरी। एग्जैक्टली exactly. ये बाल्टिक स्टेट्स हैं, एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया, जिनके बाद फिर स्कैंडिनेविया आता है। तो बाल्टिक्स जो ये स्टेट्स हैं, इसमें जर्मनी का परमानेंटली ट्रूप्स, अभी तो सिर्फ 5,000 की बात है, लेकिन ये 5,000 पे नहीं रहेगा।
ये 50,000 तक जाएगा और उससे भी बढ़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका ने दोबारा जो है इस चीज को अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना। दैट गेम इज ओवर। तो वो, और कल को अगर डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आती है वो भी नहीं करेगी ये, क्योंकि अल्टीमेटली आइडियोलॉजी और पार्टीज और पार्टिजनशिप वो अपनी जगह, सियासत अपनी जगह पे है, लेकिन कुछ जियो पोलिटिकल रियलिटीज होती हैं जिसपे कोई दो राय नहीं होती। देखें, जब बड़ी धूम मची थी कि जी ओह सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर डील को निक्स कर दिया, ईरान की न्यूक्लियर डील से दस्तबरदार हो गए, तो क्या सदर बाइडन आए, उन्होंने क्या दोबारा कर ली? नहीं की। ठीक है ना? उन्होंने तालिबान के साथ डील की, क्या बाइडेन ने कहा कि नहीं मैं नहीं करता? उन्होंने बल्कि उसको अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचाया, गो के वो बहुत भोंडे तरीके से पहुंचाया, लेकिन किया फिर भी। तो ये जो रियलिटीज हैं ये तब्दील नहीं होती। ये सियासत में हम कहते हैं, सदर डोनाल्ड ट्रंप अक्सर जिक्र करते हैं, मैं होता तो फिर जंग ना होती। तो ये सियासी तौर पे बयान देना ये एक अलहदा बात है, हकीकत कुछ और होती है। तो अब देखें, जर्मनी जो है दूसरी जंग अजीम के बाद पहली दफा अपनी फोर्सेस को किसी दूसरे मुल्क में उसने तैनात की। ये बहुत बड़ी जो है शिफ्ट आई है। पोलैंड जो है वो बहुत बढ़ के जो है ना अब यूक्रेन की सिक्योरिटी के ऊपर इन्वॉल्व हो रहा है। वो को भी शामिल करना चाह रहा है, अलहदा से एक अमेरिका के साथ ताल्लुक भी कायम करने की कोशिश कर रहा है। फ्रांस जो है वो भी सोच रहा है कि हम इसमें क्या करें। ब्रिटेन भी जो है वो अब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन उसको भी देखना है कि क्या हम इंतजार करेंगे कि पूरा यूरोप जो है वो कोलैप्स कर जाए फिर इसमें हिस्सा लेंगे? नहीं, माजी की गलतियों से हमने सबक लेना है, तो हम अब इसमें पार्टिसिपेट क्या करें? तो एक कलेक्टिव डिफेंस ऑफ यूरोप की तरफ हम देख रहे हैं, लेकिन पेश रफ्त, लेकिन अ, ये कोई स्मूथ नहीं होगी, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट, जैसे मैंने आपसे पहले कहा ना, कि जर्मनी के नेशनल इंटरेस्ट विल प्रिवेल उनके डिसीजन मेकिंग के ऊपर, कि उनका इंटरेस्ट क्या है। वो एक मतलब कौन ट्रस्ट करेगा फिर? मसला ये है कि नेटो जो है उसके कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, सिक्योर एक इंस्टीट्यूशन है, शेप एक इंस्टीट्यूशन है जो कि अमेरिका ने लीड किया है। अमेरिका के कमांडर के तहत मुख्तलिफ मुल्कों की फोर्सेस इकट्ठी ऑपरेट कर सकी हैं। क्या अब ये जर्मनी की फोर्सेस फ्रेंच कमांडर के अंडर करेंगी अपने आप को ऑपरेट, या उनका मतलब विल दैट वर्क आउट? ये अभी देखना बाकी है। हो सकता है हो जाए, हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो इवॉल्व करे इनटू अ मोर पॉलिटिकल यूनियन, लेकिन आई एम वन शुड बी मोर सर्कमस्पेक्ट। ये एक मतलब होप जरूर है कि ये इंसानियत एडवांस करती है तो वो आगे बढ़ती है, लेकिन अभी तक जो हमने देखा है, नेशनल इंटरेस्ट जो है वो हर जगह ट्रम्प कर रहे हैं किसी भी ट्रांस नेशनल रिलेशनशिप को। अच्छा, और इसके अंदर तो यूरोपियन यूनियन का एक नियर टर्म मसला तो ये भी है ना, जिसका आपने भी जिक्र किया, कि इकोनॉमिक यूनियन है, करेंसी एक है, लेकिन कर्जा यूनाइटेड नहीं है। तो अब अगर आपने कर्जा उठाना है तो जर्मनी कितना कर्जा उठाएगा, फ्रांस कितना उठाएगा, पोलैंड कितना उठाएगा रीआर्मामेंट के लिए? ये भी एक पॉलिटिकल इशू बन जाएगा विद इन कंट्रीज एंड विद इन द यूरोपियन यूनियन, क्योंकि एक तारीख पोस्ट 2007 मौजूद है ऑस्टेरिटी की, जहां जर्मन कहते थे कि एक लिमिट होनी चाहिए कर्जे की। अब जर्मनी भी ट्रांजिशन कर रहा है उसी कॉन्वर्जेशन में। मेरा एक ये फॉलोअप सवाल बहुत था बहुत जी। अच्छी, बहुत अच्छी आपने पॉइंट किया। मैं इसको इसमें एक चीज का इजाफा करता चलूं कि यूरोपियन यूनियन को तसव्वुर करना चाहिए कि एक खुशहाली की अलायंस है। खुशहाली जब होती है तो ऐसे अलायंसेस आते हैं, लेकिन जब वो खुशहाली का लेवल नहीं रहता, जब इम्बैलेंस आ जाता है, जैसे कि 2008 और 9 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसके बाद फिर ये सवाल उठे। फिर वो जो ग्रेक्सिट हुआ, ग्रीस के जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, फिर साथ में पुर्तगाल का भी हुआ और इटली का भी हुआ, आयरलैंड का भी इश्यूज थे। तो उसमें यही था कि जर्मन वोटर कह रहा है कि भाई मेरे टैक्स डॉलर्स जो हैं वो मेरे मुल्क में लगने चाहिए, ना कि कहीं और। तो वो जो यूनियनिस्ट्स हैं वर्सेस दोज हु आर सॉर्ट ऑफ नेशनलिस्ट, ये जो जंग है ये चली आ रही है, और इसमें इस वक्त पलड़ा जो है वो भारी है नेशनलिस्ट का। और बल्कि ब्रेक्सिट जो है वो इसी इस सिलसिले की एक बड़ी अहम इन्फ्लेक्शन पॉइंट या कड़ी थी, जो कि हुआ। मेरा सवाल उसके अंदर अब ये है, यूरोप से आगे बढ़ने से पहले, कि एक कॉन्वर्जेशन यहाँ वाशिंगटन में भी बिलखुसूस मागा कैंप में मैं सुनता हूँ
कि ये जो अमेरिका ने चीन और रूस को एक साथ मिला दिया है जंग के, यूक्रेन की जंग के चक्कर में, ये भी एक बड़ी अहमकाना पॉलिसी है जिससे हमें रिव्यू करना चाहिए। और रूस जो है वो बल्कि एक पोटेंशियल एलाय तो नहीं तो एडवर्सरी भी नहीं होना चाहिए। और तारीख भी गवाह है दूसरी जंग अजीम की, फॉर एग्जांपल, जहां रूस ने वेस्ट के साथ मिलकर नाजी जर्मनी को हराया और फैशिज्म को हराने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो इस पे क्या आप देख रहे हैं वॉशिंगटन मागा मूवमेंट में कॉन्वर्जेशन की? क्या अभी भी वो समझते हैं कि रूस को किसी तरह चीन से थोड़ा दूर किया जा सकता है? जी, बेहतरीन सवाल। तो उसमें देखें उज़ैर, सबको पता है कि शायद डेटांट हो जाए रशिया के साथ, कोई तजारती ताल्लुकात बन जाए, लेकिन रूस अमेरिका का एलाई नहीं बन सकता, कम से कम अनकरीब मुस्तकबिल में नहीं। क्योंकि उसकी भी अपनी तारीख है, एक अपनी लेगेसी है, एक नेशनल एम्बिशंस हैं, नेशनल इंटरेस्ट है, ग्रेट पावर एम्बिशंस हैं। तो वो तो नहीं होने वाला। लेकिन ये बात आपने जो कही कि जी चीन और रूस जो हैं वो एलाइज हैं, देखें, मागा की एक चीज सिंप्लिसिटी जो है, वो सिंपलिस्टिक लॉजिक, समथिंग हैज टू बी सेड अबाउट इट, वो उसमें कुछ जो है ना, बहुत सारी सदाकत है मैं कहूँगा। देखें, अगर आप डिटेल से हट जाएं, आप सिर्फ ये देखें कि यूक्रेन की जंग में कितनी इमदाद कर पाया चाइना रूस को। ज्यादा नहीं। रूस को क्या चाहिए था? रूस को चाहिए था कि यार, तुम्हारे एलाय हो, लिमिटलेस पार्टनरशिप है, फ्रेंडशिप है, जो भी वो कहते हैं, तो भाई ये हम जंग हार रहे हैं, तो हमारी मदद करो। उन्होंने तो की नहीं। तो उनको कोरिया से मदद लेनी पड़ी, नॉर्थ कोरिया से, ईरान से लेनी पड़ी। अगर चीन इतनी ही बड़ी दोस्ती थी, इतने ही बड़े एलाइज थे, तो वो करते ना। इसी तरीके से चीन के जो मुआशी मुश्किलात हैं, जो वो, अब तो हम टैरिफ्स में है ना, कि टैरिफ की जंग चल रही है, लेकिन सदर बाइडेन की जो 2 साल थे आखिरी, उसमें तवील गुफ्तगू हुई। मतलब यहाँ तक के जो है समिट लेवल मीटिंग भी हुई सैन फ्रांसिस्को के अंदर, कि भाई किसी तरीके से जो है जो कदगन लगाए हैं ट्रेड के ऊपर, जो टेक्नोलॉजी के ऊपर, इन्वेस्टमेंट्स पे, तो उस पे अमेरिका जरा ईज अप कर जाए। अब रूस उसमें क्या मदद कर सकता है? चीन की कुछ खास नहीं, रूस को अपने लेने के देने पड़े में। तो ये जो मिला देना था, आई थिंक इट वाज अ वेरी भोंडा जो है, एंड आई थिंक मागा इज राइट ऑन दिस, कि ये आपने क्या किया, मतलब ये आपने अस्यूम कर लिया कि ये दोस्त हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम दोस्त हैं। तो वो दोस्त नहीं है एक दूसरे के। दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि सेंट्रल एशिया में क्या हो रहा है। चाइना के, सॉरी, रशिया के बैकयार्ड में, जब रशिया अपने स्ट्रेटेजिक फ्रंट को संभालने की कोशिश कर रहा है, उसके रियर फ्लैंक में क्या हो रहा है? चाइना जो है वो फिलअप करने की कोशिश कर रहा है वैक्यूम को। इनके पास पैसे नहीं है रूस के पास। तो जो वो 5 ममालिक हैं, काजाख्स्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उनमें जो है असर रसूख चाइना का पैसे की बदौलत बहुत बढ़ गया। BRI, अपना नेचुरल गैस के जो है ना, अपना इंपोर्ट्स तुर्कमेनिस्तान से बिलखसूस, और जो रेलवे लाइंस जो हैं उज्बेकिस्तान के अंदर, मतलब ये कोई खुश तो नहीं है ना रूस के, भाई हम जो हैं कमजोर पड़ रहे हैं, और आपकी ताकत, तारीखी तौर पे ये इलाका हमारा है, तो आप इसमें जो है वो चढ़ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये इंतजामिया ये नहीं समझ रही कि भाई ये हमारे दोस्त बन जाएंगे तो फिर हम इनको लड़वा देंगे। तो वो कहना कि जी इज अ रिवर्स निक्सन मोमेंट, कि जिसमें जो है रिचर्ड निक्सन की इंतजामिया ने चीन को काट दिया था सोवियत यूनियन से। एग्जैक्टली exactly वो नहीं हो रहा। ये हो रहा है कि भाई आप हमारे साथ तिजारत करें, और आप चीन के मुकाबले में एक, मतलब बहुत कमजोर ताकत है, तो आप अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। उनके पास फौजी कुव्वत नहीं है, आपके पास है, लेकिन उनकी इकोनॉमी आपसे बहुत बेहतर है, तो आप अपनी इकोनॉमी को पे जोर दें। हम आपको कहते हैं कि हम आपके इलाके में नेटो नहीं लेके आएंगे, आप ये तसल्ली दें हमें कि आप भी बस अपने बॉर्डर तक रहेंगे। एक अग्रीमेंट कर लेते हैं, यूक्रेन ना हमारा ना आपका, और फिर हम कोई ऐसे मोड़ पे आ जाएं जहां हम तजारत कर सकें। इससे अगर, इसका अगर एक बाय प्रोडक्ट ये हो सकता है कि चीन और रूस के दरमियान
मतलब एक कंपटीशन शुरू हो जाए, सो दैट्स या गुड फॉर फिर द अगर यूनाइटेड रूस स्टेट्स। फ्री अप यूक्रेन से होता है तो फिर जाहिर सी बात है वो अपने रियर फ्लैंक पे तवज्जो देना फिर शुरू करेगा। और अगर तिजारत होती है, सैंक्शंस हटते हैं, तो वेस्ट से जो उसको रिलीफ मिलेगा, सो टू स्पीक, एज अ रिजल्ट ऑफ अ डील, तो वो फिर रोल प्ले कर सकेगा अपने सेंट्रल एशियन रियर फ्लैंक के अंदर। जी, और देखें मतलब सोवियत यूनियन और जो है ना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की भी जंग हुई थी 69 में, गो के शॉर्ट लिव्ड थी। तो वो भी मतलब तारीख का एक हिस्सा है। ऑल वाज नॉट वेल इन जो है ना वो द वर्ल्ड ऑफ कम्युनिज्म। मतलब माओ और जो है मतलब लेनिन के जो फॉलोअर्स थे उन वो आपस में कोई खास दोस्त नहीं थे, क्योंकि एक एक अल्टीमेटली एक नेशनलिज्म भी है, एथनिक फर्क भी है। तो आई थिंक कि जो है ये इस तरीके से दिस इज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी कि किसी तरीके से अगर रूस भी चाइना को काउंटर करने में लग जाए तो हमें इतनी हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। आई मीन दिस इज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, कैन दे अकॉम्प्लिश इट, विल सी। ओके, तो यानी कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट पर एक तो रीजनल पावर्स, बिलखुसूस जर्मनी जैसी ताकतें, पोलैंड जैसी ताकतें, वो अपने दिफा का इंतज़ाम खुद करें। अमेरिका उनको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन फ्री राइड अब नहीं मिलेगी। और रूस के साथ किसी तरह का अग्रीमेंट हो सकता है तो वो सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि फिर वो हमें इजाज़त देगा सेंट्रल एशिया पे रूस की नज़र वापस लेके जाने में। अब आते हैं मिडल ईस्ट पर, जहां इलेक्शन के बाद जो है वो बिलखुसूस डीसी के अंदर इजरायली लॉबी जो थी, या इजरायली अपने वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू जो थे, वो बड़े खुश थे एक तरह से कि हमारा बंदा आ गया और अब तो हम ईरान को भी जो है वो साइड पे लगाएंगे, और हमें जो रीजन में, खत्ते में जो हमारी ज़रूरियात हैं वो बाइडन से ज़्यादा पूरी होंगी। होता हुआ वो नज़र नहीं आ रहा। सदर बाइडन के जो मेन ऑनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ, उनको भी इसराइली की तरफ से टारगेट किया गया। उस पे डॉन जूनियर ने भी सीधा सोशल मीडिया पे जाके जो है आड़े हाथों ले लिया उस ग्रुप को जो कि स्टीव विटकॉफ को टारगेट कर रहा था। और फिर ईरान से गुफ्तगू बड़ी तेज़ी से अब आगे बढ़ रही है, और दौरा भी किया उन्होंने, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रीजन का। इसराइल नहीं गए उस दौरे में। क्या आपको होता हुआ नज़र आ रहा है मिडल ईस्ट में, और क्या मागा की थिंकिंग है कि मिडल ईस्ट में हमें क्या करना चाहिए? देखें, मैं समझता हूं कि मागा का जो मूवमेंट है ना, हम इसको मागा वर्सेस नियोकॉन्स जो है वो फ्रेम करते हैं, लेकिन इनके दोनों तरफ भी और खास तौर पे मागा की तरफ भी सब ग्रुप्स है। मागा का एक हिस्सा वो है जो कि मतलब जहां वो जंगों के खिलाफ है, लेकिन वहां वो प्रो इसराइल भी है। लेकिन एक वो हिस्सा है और वो खासा इन्फ्लुएंशियल हिस्सा है, और इसमें जो है अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है, टकर कार्लसन जो है बहुत बड़े लीड में है इस चीज़ के ऊपर। जो बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ही हैज़ द ईयर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड दिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो ये कहते हैं कि हम किसी की जंग नहीं लड़ेंगे, योर वॉर नॉट आवर वॉर। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? देखें, इसराइल अमेरिका का एलाय है, उसको अचानक छोड़ नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ये बहुत अनरीजनेबल बात है किसी की भी, मतलब किसी इंतजामिया के लिए भी, और बशमूल ट्रंप इंतजामिया, क्योंकि अल्टीमेटली पूरे खित्ते के अंदर एक बैलेंस लाने की कोशिश की जा रही है। तो जो जो सोच है वो ये है कि अगर आप ईरान का मसला क्या है? ईरान का मसला ये है कि एक तो वो न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा है या करीब है, तो ये तो एक तो ये रास्ता बंद किया जाए। दूसरा ये है कि इसराइल को कहा जा रहा है कि आपने उनको लवांट से तो चलता किया, हिजबुल्ला को आपने नुकसान कर जो है ना इतना दे दिया कि उसके बाद असद हुकूमत का भी तख्ता उलट गया। तो सीरिया और लेबनान से तो इसका असर और सुख जाता रहा, अब तुर्की का वहां पे जो है ना कम से कम सीरिया में बढ़ रहा है। तो मतलब इसको एक विन ले लें। और ईरान जो है अब इराक में है। अब इराक में जो है डेमोग्राफिक्स ऐसी हैं कि वहाँ 60-65% आबादी शिया है, जिनका जो झुकाव जो है वो ईरान की तरफ है, उनका एटलीस्ट उनके पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स का झुकाव ईरान की तरफ है। तो वहाँ तो मतलब बाद में देखेंगे कि क्या होगा। हाँ, हूतियों का मसला है वो हम हल कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारे लिए भी मसला है। आपके ऊपर तो छोटे मोटे रॉकेट आते हैं, लेकिन हमारी जो एयरक्राफ्ट कैरियर 3 हैं, जहाज गिरा दिए हैं, डुबा हाँ दिए हैं। मतलब हाँ, तो वो बेसिकली जो है वो हमारा मसला है, वो भी हम डील कर लेंगे। तो और ईरान भी तब्दील हो रहा है अंदरूनी तौर पे, इससे कोई मतलब वो कोई लाइल्म तो नहीं है। तो टू कोट
स्टीव विटकॉफ, जो कि उन्होंने कहा था कि भाई देखें, लोग आइडियोलॉजिकल जरूर होते हैं, लेकिन लोग मरना नहीं चाहते, जीना चाहते हैं। ये उन्होंने बात की थी टकर कार्लसन के शो पे हमास के बारे में। तो यही लॉजिक अगर आप ईरान पे अप्लाई कर दें, तो सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डील मेकर है। वो बिलीव करते हैं कि हर किसी के साथ समझौता किया जा सकता है, डील बनाई जा सकती है, जो एक विन विन सिचुएशन हो। हम भी मतलब वी कम आउट लुकिंग गुड, दे कम आउट लुकिंग गुड, सबको कॉम्प्रोमाइजेस करने हैं। अब मसला यहाँ पे आके रुका हुआ है कि जो इसराइल कहता है, देखो हम खित्ते में रहते हैं, तुम्हें डर नहीं है इतना, क्योंकि तुम्हें उतना खतरा नहीं है, हमें इनसे बहुत ज्यादा खतरा है। तो बराए करम 0% इनरिचमेंट पे आप बात बनाएं। जो जो भी अग्रीमेंट होगा उस पर 0% इनरिचमेंट होनी चाहिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो, उनको डील बनानी है, ठीक है। अगर तो वो 0% कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर वो 0% पे आमादा नहीं कर सकते उनको, ठीक है, तो फिर कहीं ना कहीं तो समझौता होना है ना। तो जिस वक्त स्टीव विटकॉफ ने शुरू में आके कहा था ना कि हम कोई 3.67% इनरिचमेंट के ऊपर बात चल रही है हमारी, कि ये आपका लिमिट होगा, इससे ज्यादा आप नहीं करेंगे, और जो भी करेंगे फिर उसको जो है ना एक्सपोर्ट कर देंगे, ताकि आपका कोई फिसाइल मटेरियल आपकी सरजमीन पे ना हो। अब मसला ये है कि उसके बाद फिर उनको वो मतलब प्रेशर आया अ, उस कैंप से जो कि इस पॉलिसी के खिलाफ है। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं नहीं नहीं, हम जो है जीरो, हम उनको बिल्कुल इनरिचमेंट नहीं करने देंगे। अब बात सवाल ही अब इनरिचमेंट की बात कोई हो नहीं रही है, कोई हम डिटेल नहीं देख रहे कि किस परसेंटेज की इनरिचमेंट के ऊपर समझौता हो रहा है, लेकिन छठा राउंड चल रहा है गुफ्तगू का। कंसोर्शियम की भी बात हो रही है, इंटरनेशनल कंसोर्शियम ओवरसी करेगा प्रोग्राम को। इंटरनेशनल कंसोर्शियम की भी बात हो रही। बात यह है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप एक होती है मुआहदा। आप अब इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान अमेरिका से मुआहदा करना चाहता है, उसकी जरूरत है। उसके अंदरूनी हालात, बैरूनी हालात इतने खराब हैं, और उनकी एक ट्रांजिशन आने वाली है कि जहां उनका एक सुप्रीम लीडर जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। बहुत बड़ी तारीखी ट्रांजिशन होगी। तो उससे पहले वो अपने इन मामलात को निपटाना चाहते हैं। तो वो भी आमादा हैं। देखें, मसूद पेजेश्कियान जो कि एक रिफॉर्मिस्ट, नामी ग्रामी रिफॉर्मिस्ट जो है पॉलिटिशियन है, वो कभी भी वो इलेक्शन जीतना क्या, वो क्वालिफाई ना करते अगर एस्टेब्लिशमेंट उनकी इमदाद मदद ना कर रही होती। तो ये, क्योंकि गार्डियन काउंसिल के लिए बस एक छोटी सी बात है कि भाई आप अप्लाई करें कि भाई मैं जो हूँ एमपी बनना चाहता हूँ या सदर बनना चाहता हूँ, तो वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं, अप्रूव नहीं करते, खास तौर पे अगर आप रिफॉर्मिस्ट हैं। यहां तक कि अगर आप प्रैग्मेटिक कंजर्वेटिव हैं, उनको भी आप रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह उनका, इनको नजरअंदाज करना और आने देना और इलेक्शन जीतने देना, रोकने के लिए तो आसान था ना। क्यों नहीं रोका? क्योंकि उनको भी पता है कि उनको अब एक, रियासत को पता है कि रियासत ने डील करनी है। डील करने के लिए उनको सही बंदा चाहिए जो डील कर सकेगा, जो सही लोग लेके आएगा, जो टेक्नोक्रेट्स हैं वगैरह वगैरह, जो सदर रूहानी के दौर में भी थे, सदर रफसंजानी के दौर में भी थे। तो उनकी तरफ से भी डील है। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं भाई यू कैंट हैव न्यूक्स, लेकिन उसके अलावा डील हो सकती है, और मैं चाहता हूं कि तुम जो हो वो तरक्की करो। ईरान के बारे में बार बार कह चुके हैं जो है ना, ईरान शुड बिकम जो है ना ग्रेट कंट्री। और बाकी ममालिक सऊदी अरब बशमूल जो है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इस डील को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उनके भी एक इकोनॉमिक उनको नज़र आ रहा है बेनिफिट इस डील का। बिल्कुल। और सो सब अब मामला रुका हुआ है इंजीनियरिंग ऑफ द डील। क्योंकि एक एक होता है डील कर लेना, प्रिंसिपल, फिर वो डील की खदोखाल क्या है, मतलब वहां पे फिर लेन देन होती है, वहां पे फिर इंजीनियर करना पड़ता है। अच्छा भाई, नेगोशिएटर आता है, कहता है कि नहीं, विटकॉफ साहब कहते हैं 3.67%, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा तो हम बेच ही नहीं सकेंगे, हमारी अपनी पार्टी हमारे खिलाफ हो जाएगी, हमारे इतने सारे जो कैंप्स हैं वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे, ये इट विल नॉट सेल एट द होम फ्रंट। तो वो कहते हैं अच्छा फिर हम बात करते हैं अपने लोगों से जाके। तो फिर वो वापस आते हैं और वो फिर एक जो है पोजीशन लेके आते हैं कि नहीं देखें, ये तो मतलब हमारे लिए काबिल कबूल नहीं, हमारे यहाँ बगावत हो जाएगी, तो हमारे सुप्रीम लीडर नहीं मान रहे। तो जो नेगोशिएटर्स होते हैं वो इंजीनियर कर रहे होते हैं कि अच्छा भाई किस तरीके से वो डिटेल्स वर्कआउट कर रहे होते हैं। आई थिंक दैट्स वेयर वी आर राइट नाउ। लेकिन सवाल ये उठता है, जिस और जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं है, कि एक दफा डील हो गई,
और सैंक्शंस रिस्पाइट मिल जाती है, रिलीफ मिल जाती है ईरान को, फिर ईरान कैसे बिहेव करेगा? क्या ईरान फिर से वही जारहाना कार्रवाई करनी शुरू करेगा या फिर मोहतात रहेगा? लॉजिक कहता है कि मोहतात रहेगा, क्योंकि उनको लेने के देने पड़े हैं। और आई थिंक ये बेट है डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये रिस्क ले नहीं सकते, क्योंकि वो वहीं पर हैं। और वो उनकी जोग्राफिया जो है, वो उनका जो इंपेरेटिव को शेप करता है वो डिफरेंट है। इन अदर वर्ड्स, अमेरिका और इसराइल के जो इंटरेस्ट हैं वो डिवर्ज कर रहे हैं कुदरती तौर पे, क्योंकि अमेरिका के इंटरेस्ट और हैं। वही लॉजिक अगर यूरोप की यहां लगाएं, तो यार ये तो हमारी जंग नहीं है, ठीक है। तो अगर आपकी जंग नहीं है तो फिर हमारा क्या बनेगा? यूरोपियन भी कह रहे हैं ना हमारा क्या बनेगा, इसराइल भी कह रहा है हमारा क्या बनेगा, अरब ममालिक कह रहे हैं कि हमारा क्या बनेगा। उसका जवाब यह है कि इसराइल, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। तुम ऑलरेडी ईरान को शिकस्त दे चुके हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, कभी भी जो है ना तुम्हें, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। सऊदी अरब को हम बढ़ा रहे हैं ताकि ये फ़लस्तीनी मसला हल हो। तुर्की सीरिया को संभालेगा। और ईरान के साथ जब डील होगी तो फिर जो है ना विल उसके बाद देखी जाएगी कि वो कैसे बिहेव करते हैं। परफेक्ट सोल्यूशन तो किसी के पास भी नहीं है ना। तो ये एक खिचड़ी बन रही है इस खत्ते के अंदर। इंटरेस्टिंग। और उसके अंदर अगेन जो पूरा का पूरा जो सबसे मेरे नज़दीक इंटरेस्टिंग मोमेंट पोटेंशली जो हो सकता है वो ये है कि सऊदी अरब जो है वो इसराइल को रिकग्नाइज करे, इब्राहिम अकॉर्ड्स 2.0 हो। और उसके अंदर भी जो मैं समझ चुका हूँ, अगर आपने कुछ और समझा है तो प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि मागा का या सदर ट्रम्प का व्यू या उनकी कोर मूवमेंट का व्यू ये है कि भाई आप सऊदियों के साथ डील करें। और डील का जो कंडीशन है जो सऊदियों ने बड़ी क्लियरली लिखी है, फॉर कही है कि पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकग्नाइज करें और आगे बढ़ें इस मसले से और प्रैग्मेटिकली मसले को हल करें। हमास को आप वैसे ही डिस्ट्रॉय कर चुके हैं किसी हद तक। हेजबुल्ला इज़ नथिंग एनीवेयर क्लोज टू व्हाट इट इज़। सीरिया बशार अल असद जा चुका है, ईरान का असर और रसूख ख़त्म हो गया है। तो आप कंसोलिडेट करें, मामले को हल करें। उससे फिर जो रिस्क है कि ईरान फिर से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि फिर जो कोर मसला है रीजन का फ़लस्तीन, वो आगे की तरफ बढ़ेगा और उसमें आपका भी फ़ायदा है। तो आई थिंक दैट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मागा कर रहा है, इसराइलियों को समझाने की कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल। और इसमें मैं ये इजाफा करूंगा कि देखें, अमेरिका एक बड़े रियलिस्टिक तरीके से, ये इंतजामिया बड़े रियलिस्टिक तरीके से कोई फॉल्स वादे नहीं करने चाह रही, कोई बड़े लंबे चौड़े कि जी हम आपको फ़लस्तीनी रियासत बना के देंगे, टू स्टेट सोल्यूशन होगा वगैरह वगैरह। वो पुरानी जितनी रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो यही उनका एक तरह मंत्रा था कि जी हम ये करेंगे करेंगे, कब करेंगे किसी को पता नहीं था। क्योंकि और कोई ये कहना नहीं चाहता था कि हमसे हो नहीं सकता। तो ये अरब ममालिक ये सोच रहे थे कि जी अमेरिका जो है वो इतना ताकतवर है कि वो इसराइल को मतलब मेज पे ले आएगा। रियलिटी ये है कि जो है अमेरिका ताकतवर है, लेकिन ताकत इज रिलेटिव, ठीक है ना। तो आप किसी तरीके से मतलब इसराइल को, जो एक सॉवरन स्टेट है, उसको मुकम्मल तौर पे तो दबाव नहीं डाल सकते ना। फिर ये है कि आपके अंदर जो है, अमेरिका के अंदर लोग ऐसे हैं कि आप अपने एलाय के ऊपर एक दबाव ऐसा क्यों डाल रहे हैं बैठे हुए। और वही वजह है जिस वजह से टू स्टेट सोल्यूशन नहीं हो पाया। तो ये इंतजामिया सऊदी अरब को कह रही है भाई देखो, बहुत हो गया। एक फलस्तीनियों को उनके हकूक मिलने चाहिए, लेकिन हम नहीं दिलवा सकते। ये आपका मसला है, आप इस खित्ते के कर्ता धर्ता हैं। आप कहते हैं कि आप इस्लामिक वर्ल्ड के, मिडल ईस्ट के पावर हैं, आपका ख्वाहिश है कि आप बने। हम कहते हैं आप, हम तो कहते हैं बिल्कुल बने, बिस्मिल्लाह कीजिए, और हम आपकी मुआवनत करेंगे। हम आपका जो है आपके ऊपर रिलाय कर रहे हैं। अब आपको इसराइल के साथ मिलके बैठ के बात करनी है, और हमें पता है कि आपको वक्त चाहिए, ठीक है। वो जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई वो आप कल जाके साइन नहीं कर सकते, आई वुड लव फॉर यू टू साइन द अब्राहम अकॉर्ड्स, लेकिन हमें पता है कि आप अपने वक्त पे करेंगे। तो क्योंकि वो क्या है, वो बेसिकली यही है कि एमबीएस कह रहे हैं कि देखो मैं अभी बादशाह नहीं बना, तो क्या मैं ये मुसीबत अपने सर लेना चाहता हूँ? तो मुझे वक्त चाहिए। और वो उस वक्त के दौरान क्या होगा? तो हमास की हुकूमत जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। ये सब इत्तफाक राय, ईरान के अलावा कोई नहीं कह रहा। तुर्की भी नहीं कह रहा, कतर भी नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा बैठा कि जी हमास को हुकूमत करने दें। इस पे एक आलमी सतह पे इजमा है। सवाल ये उठता है कि अगर हमास की हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो यहाँ की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तो जिम्मेदारी में अमेरिका कह रहा है कि सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट, जॉर्डन,
ये आपकी जिम्मेदारी है। तुर्कों के साथ भी मिलकर काम करें, गो के आपके उनके साथ कुछ इख्तलाफात हैं, सॉर्ट आउट करें, उनको भी शामिल कर लें, कोई एक जिम्मेदारी लें ना आप लोग। अब सऊदी अरब का मसला ये है कि सऊदी अरब ने कभी ऐसा काम किया नहीं, इतनी बड़ी पैमाने पे इतनी बड़ी सिक्योरिटी जिम्मेदारी कभी भी नहीं संभाल ली। वो अमेरिका पे इन्हिसार रहा है, आज भी है। तो अब सवाल ये होता है कि वो कोalition कहाँ से आएगी। तो मेरा मजमून आया था पिछले हफ्ते, आपने पढ़ा होगा। तो उसमें मैं यही कह रहा हूँ कि वो एक आपने एक बनाई थी इस्लामिक मिलिट्री अलायंस 2017 में। उस वक्त आप डिफेंस मिनिस्टर थे, यानी एमबीएस उस वक्त वली अहद नहीं थे, डिफेंस मिनिस्टर थे। तो उन्होंने ये एक इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बनाई थी। उस वक्त खतरा ये था कि जी हूतियों से खतरा है, अलकायदा से खतरा है, ईरान से खतरा है, हमास, हिजबुल्लाह वगैरह वगैरह। तो उसको इस्लामिक मिलिट्री अलायंस अगेंस्ट टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म, कुछ इस तरह का नाम दिया गया था। उसमें जो सबसे वो जो अहम बात थी कि उसका कमांडर जो है वो एक साबिक पाकिस्तानी आर्मी चीफ हैं, जनरल राहील शरीफ। तो अब इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि भाई हम पाकिस्तान पे लीन कर रहे हैं। अब मिलिट्री अलायंस क्या है अगर उसकी ट्रूप्स नहीं है तो? बीच में कई साल गुजर गए और मसाइल आ गए, को ट्रूप बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। गो के जनरल राहील शरीफ आज भी कमांडर हैं उसके। तो लेकिन अगर ये काम होना है तो ये एक व्हीकल है, आपने एक इदारा बना दिया है। अब उस इदारे में आपको फौजें भरनी है। कितने मुल्क कितनी फौजें भेजेंगे? तुर्की कितनी भेजेगा? इजिप्ट जो कि जिसका बॉर्डर गजा से लगता है वो कितनी भेजेगा? पाकिस्तान कितनी भेजेगा? और मुल्क ममालिक कितनी, क्योंकि 41 मुल्क हैं इसके अंदर, ठीक है, मुसलमान मुल्क। तो अब वो लोग संभालें जब तक कि कोई मजीद, और आपको कोऑर्डिनेट करना है इसराइल के साथ, हम बीच में नहीं है। हम अपना असर रसूख लगाएंगे, लेकिन अब हम ओन नहीं कर रहे इस प्रोसेस को। ये ओनरशिप आपकी है, ड्राइवर सीट में आप हैं, हम साथ बैठे हैं मदद करने के लिए। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो हम आएंगे, लेकिन आपको करना है। तो आई थिंक हम यहां खड़े हुए हैं। फलस्तीनी तनाज़े, आई थिंक के तारीख में पहली दफा गो के इतना खून खराबा हुआ है और इतनी जानें गई हैं, इतना जुल्म हुआ है। लेकिन आई थिंक द सिल्वर लाइनिंग जो ये है कि उस, इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि आर दोज डेथ्स इन वेन। तो मैं समझता हूं कि एक मौका है सऊदी अरब को के पास कि वो अपने एलाइज के साथ मिलके, पार्टनर्स के साथ मिलके, तो इस मामले को आगे लेके चले। क्योंकि अब वो अमेरिका पे कहना कि जी टू स्टेट सोल्यूशन वो खत्म हो गया, जैसे यूरोपियंस अब नहीं कर पा रहे डिपेंड अमेरिका पे, इसी तरीके से आई थिंक दिस इट्स हाई टाइम के सऊदीज और रीजनल प्लेयर्स वो इस मसले की जिम्मेदारी उठाएं। अच्छा, तो ये दोनों रीजन्स के अंदर जो एवोल्यूशन आ रही है, उसका ऑब्वियसली सबसे बड़ा कॉन्टेक्स्ट आपने भी शुरू में कहा, वो है पिवट टू एशिया, यानी कि चीन का एक तरह से उभरता हुआ किरदार दुनिया के अंदर, माशी, टेक्नोलॉजिकल, जो हमने पिछले साल 1.5 साल में देखा, डीप सीक मूवमेंट्स एक्सेट्रा, और एक हद तक मिलिटरीली, जहां इंडिया पाकिस्तान की इस जंग में एक कमिंग आउट पार्टी हम कह सकते हैं, चाइनीज़ हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी की थी। ह्यूमन वेयर का एक आपका व्यू है, वो भी उसकी तरफ आते हैं, लेकिन उस तरफ जाने से पहले ईस्टर्न थिएटर में क्या आप होता हुआ देख रहे हैं, जहां जापान साउथ कोरिया पे भी प्रेशर है कि आप अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाएं। पीट हेक्सेट ने कहा 5% तक लेके जाएं। तो सबसे हाईएस्ट तो साउथ कोरिया है, जिसका मेरे ख्याल में 2.5 या 3.25% ऑफ जीडीपी स्पेंड है, उससे आगे कोई नहीं है रीजन के अंदर। तो और उन तमाम ममालिक का एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप है चीन के साथ बड़ा गहरा, और वो मेंबर्स हैं इकोनॉमिक पैक्ट्स के चीन के साथ। चीन करीब में भी है, अमेरिका तो दूर है। तो क्या आप होता हुआ देख रहे हैं, और क्या व्यू है मागा का ईस्टर्न साइड पे बिलखुसूस चीन के हवाले से? जी देखें, जहां बाकी दुनिया से रिट्रेंचमेंट की बात की जा रही है, वहां पे ये एक मागा भी रियलाइज करता है, सदर डोनाल्ड ट्रंप भी रियलाइज करते हैं कि यहाँ से हम दस्तबरदार नहीं हो सकते, बल्कि यहाँ पे हमें मजीद फोकस करना है। अब हाउ डू यू स्क्वायर दिस सर्कल? कि आपने फौजें नहीं भेजनी, ठीक है, तो वो इम्पेरेटिव आपका है, आप वादा कर चुके हैं फॉर एवर वॉर्स नहीं हो। लेकिन आप कैसा डिफेंस आर्किटेक्चर पॉस्चर करेंगे? तो इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि जो एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर्स हैं, अ, जैसे आपका ऑकस है, जैसे आपका जापान और साउथ कोरिया के साथ एक मेल जोल है, उसके बाद आपका एक फिलीपींस के साथ है,
आप इसी तरीके से मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम को भी कर सकते हैं। तो एक तो इन चीज़ों को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही है। फिर ये है कि ये भी देखने की कोशिश की जा रही है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 का माइंडसेट है वॉर फाइटिंग का, जिसमें लार्ज कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, वो क्या, किस हद तक लायबिलिटी हैं और किस हद तक वो फायदा दे सकते हैं, तो उस पर भी एक रीथिंक हो रहा है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अल्टीमेटली देखें, वो जो हुआ वो तो अब रिवर्स नहीं हो सकता ना। जो 79 80 से लेके तो 9/11 तक ही समझिए, या उसके बाद भी, यानी पिवट टू एशिया तक ले आए, उसके बाद भी नहीं है। आज भी देखें, नविडिया कह रहा है कि भाई हम वहाँ कारोबार करना चाह रहे हैं, आप हम हमारे कारोबार का बेड़ा गर्क कर रहे हैं बैठ के। इस तरह और कंपनीज भी अमेरिका की टेक जो कह रही हैं, एप्पल के ऊपर जो है और जो दबाव है। स्ट्रैटेजी है वो चल भी नहीं रही ना कमरान साहब के। आपने एक एक्सपोर्ट कंट्रोल लगवाया, क्या हुआ उससे? वो चाइना की टेक्नोलॉजिकल जो एवोल्यूशन है वो तो, मैं उस बात से, एनवीडिया की बात से एग्री करता हूँ कि वो एक्सेलरेट हुई, क्योंकि आपने अब इसको एक नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल प्राइड का इशू बना के चाइना की पूरी तकनीकी और साइंटिफिक सलाहियत को डायरेक्ट कर दिया कि भाई इसमें भी हमें जीतना है अमेरिका से। हाँ, आई थिंक ये बात आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। मसला ये है कि अब एक बहुत मुयम्मा आ चुका है, एक कनंड्रम है। और वो कनंड्रम ये है कि हम बहैसियत अमेरिका रिकग्नाइज करते हैं कि चीन, आप एक बहुत बड़ी जियो इकोनॉमिक ताकत है, दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत है। आपका एक मुकाम है, वो कभी वो जाने नहीं वाला। आप कमज़ोर हो जाएं, बढ़ जाएं, वो हमेशा रहेगा। तो उसको तस्लीम कर लिया अमेरिका ने। इसी वजह से अमेरिका कहता है हम ट्रेड करना चाहते हैं चाइना के साथ। आई वॉन्ट, डोनाल्ड ट्रंप ओपनली आके कहते हैं कि मैं टैरिफ तो हटा सकता हूं, मतलब जो है, मैं तो ट्रेड करना चाह रहा हूं, मेरे साथ डील बनाओ। जो इशू है बाकी मुल्कों के से हटके, जो चाइना के साथ जो मुनफरिद बात है वो ये है कि वहां ये है कि आप हमारे लिए मिलिट्री थ्रेट नहीं बन सकते, क्योंकि आपके भी एम्बिशंस हैं। आप भी जो है हार्डवेयर इस ऐसे तो नहीं बना रहे ना। ठीक है, आपका ह्यूमन वेयर अभी उतना नहीं है, कहीं भी नहीं है अभी, आप शुरुआत है आपकी। लेकिन वी सी वेयर दिस इज गोइंग। तो क्या अमेरिका तजारती ताल्लुक रख सकता है एक नॉर्मलाइज्ड चाइना के साथ, कि जिसमें उसको अस्करी तौर पे खतरा ना हो? ये ये सवाल है। और इस मैं समझता हूं कि या तो ये, अच्छा, ये चीनी हुकूमत के लिए, चीनी रियासत के लिए, सदर जी जिनपिंग के लिए भी एक मसला है कि वो इससे दस्तबरदार नहीं हो सकते। वो ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो अब मतलब उनकी भी एक पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटीज है ना, कि भाई अगर वो नजर आते हैं कि वो अमेरिका के साथ एक ऐसा मुआहदा कर लेते हैं कि जिसमें वो कहते हैं तजारत नॉर्मलाइज होगी, लेकिन वी आर नॉट गोना बी अ मिलिट्री पावर, यू कैंट डू दैट, तो वो खुद गैर मकबूल हो जाएंगे, उनके अच्छा, इस खिलाफ पे लोग। एक मेरा, अगर मैं आपको इंटरप्ट करूं, बड़ा एक फंडामेंटल सा सवाल है, बिकॉज आई थिंक ऑडियंस के दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि अमेरिका तो इतना दूर है चीन से, पूरा पैसिफिक ओशन मौजूद है। चीन का जो एक इशू है अराउंड ताइवान या साउथ चाइना सी, और क्या बॉर्डर्स हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की लाइन कहाँ ड्रॉ होती है, वो सारी की सारी चीज़ें रीजनल पावर से उसका ताल्लुक है, जो उसके करीब में है। अमेरिका से कोई ऐसा सच नहीं है। चीन अमेरिका के साथ कोई स्टेटेड जंग भी नहीं लड़ना चाहता। तो अमेरिका के अंदर क्या मसला है, क्या चाइना की मिलिट्री थ्रेट का, पर कहाँ से आ रही है ये थ्रेट परसेप्शन? बिकॉज इट्स अ पियर पावर ना जी। ये देखें, चीन ने, इट्स नो सीक्रेट, चीन वांट्स टू बी ग्लोबल हेजमॉन। ठीक है, वांट्स टू रिप्लेस द यूनाइटेड स्टेट्स एज अ ग्लोबल हेजमॉन। ये तो एक स्टेटेड पॉलिसी है उनकी। देखें तरक्की स्पेस के अंदर कितनी हुई है उनकी, जो है मुख्तलिफ जो टेक्नोलॉजीज हैं, एआई कर लें, क्वांटम कंप्यूटिंग कर लें, कोई भी स्फीयर ले लें, उसमें कितनी तरक्की उन्होंने की है। अभी जो हार्डवेयर हमने डेमोन्स्ट्रेशन देखी है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, मतलब दैट्स प्रीटी सीरियस। ठीक है, उनके पास वो उनके पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है, वो खुद से नहीं दिखा पाए। तो उन्होंने बाय प्रॉक्सी, पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, ह्यूमन वेयर कैपेबिलिटीज, ट्रेड क्राफ्ट बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। तो उन्होंने उनका हार्डवेयर लेके, लेकिन हार्डवेयर तो उनका है ना। PL-15E कर लें, J10C कर लें, अभी हमें नहीं पता JF-17 क्या कर सकता है। थर्टी ठीक है, फाइव बिकॉज सॉरी 35, J35 की बात अब कर रहा हूँ। J35 की भी मैं बात कर रहा हूँ, या मतलब वो भी आने वाला है। सो
दिस इजंट समथिंग के जो, देखें, स्ट्रेटेजिकली कोई भी स्ट्रेटेजिक प्लानर किसी भी मुल्क का, चाहे वो छोटे से छोटा मुल्क होगा, वो इंटेंट पे अपने फैसले नहीं करता। वो इंटेंट पे अपनी थ्रेट परसेप्शन जो है ना डेवलप नहीं करता। वो कैपेबिलिटी पे करता है। अगर कैपेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, रूस का तो हमने बात कर ली कि उनके पास तो नहीं है, वो तो मतलब उन्होंने अपना बेसिकली एक्सपोज कर दिया है। चीन तो उभरती हुई ताकत है, तो वी कैन कैंट बी एट ईज विद दैट। तो मेरा जो, मैं जो सुन रहा हूँ गुज़िस्ता कुछ कई दिनों से कुछ लोगों से बातचीत चल रही है, तो जो मैं सुन रहा हूँ वो यही है कि अगर तो कोई डील नहीं होती तो वो लुकिंग एट अ कॉन्फ्रंटेशन इन द पैसिफिक। ये मतलब जो है, अब इसको कैसे चाइनीज मैनेज करते हैं, किस तरीके से जो है वो, मतलब इट्स इट्स आस्किंग चाइना टू बैक ऑफ। आप एक सॉवरेन मुल्क को कैसे कह सकते हैं कि वो बैक ऑफ करे? क्यों? मतलब कहने को तो कह सकते हैं, हमेशा होता है, लेकिन वो मुल्क कैसे बैक ऑफ करे अपना अंदरूनी सियासत को देखते हुए? कौन सा ऐसा चीनी सदर होगा जो आके कहेगा कि अच्छा हाँ यार, मैं जो हूं, मिलिट्री पावर नहीं बन रहे हम जो है सिर्फ इकोनॉमिक पावर बनेंगे। आपने भी उन्हें कुछ ऐसी डील देनी पड़ेगी ना अमेरिका से, जो अगेन डिटेल्स में जाए बगैर ये सवाल का जवाब दे सके कि आप मिलिट्री पावर हैं, लेकिन एक कंटेन्ड मिलिट्री पावर रहेंगे, और वो बड़ा मुश्किल है उस चीज़ को नेविगेट हाँ करना। वो, आई एग्री विद अब यू। वो वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन उजैर? आप वो, मतलब फिर वही बात आ जाती है, ट्रस्ट। ठीक है, तो ट्रस्ट पे तो दुनिया नहीं चलती ना। यू ट्रस्ट बट यू वेरीफाई। एंड जैसे मैंने पहले कहा, अस्करी खतरा, मिलिट्री थ्रेट जो है, वो इंटेंशंस पे नहीं होता, वो कैपेबिलिटीज पे चलता है। अगर आपकी कैपेबिलिटी है, इंटेंशन बदलते हुए देर नहीं लगती। ठीक है ना? तो अब जो है, और फिर देखें ना, अगर आप इस पे, मेरे कई मजमून आए हैं, शायद आपने पढ़े हों। बदस्तूर गुज़श्ता 2 साल से चीन अपने जो मैरिटाइम स्पेस के अंदर अपने मसल्स को फ्लेक्स कर रहा है। कि इस हफ्ते पिछले, भी ताइवान के कोस्ट के ऊपर ड्रैगन बोट फेस्टिवल से पहले उनके मिलिट्री नेवल वेसल्स मौजूद वो हैं। तो अब नॉर्मलाइज हो गया ना। नॉर्मलाइज हो गया, बल्कि वो और तो अब, पहुंचे हैं। हाँ वो तो अब जो है जिसे कहते हैं डी फैक्टो सॉर्ट ऑफ एनसर्कलमेंट ऑफ ताइवान, तो उन्होंने वो एक फेट अकॉम्पली बना दी है ना। मैं तो बात कर रहा हूं कि नाउ यू आर मूविंग इनटू अल्यूशन आइलैंड्स। ठीक है, आप जो है ना जापानीज और कोरियन पेनिनसुला के वाटर्स से भी आगे जा चुके हैं। अब आप जो है अलास्का के वाटर्स के करीब हैं। ठीक है, आप अभी भी रूसियों के साथ करते हैं, वो इतनी बड़ी चीज नहीं है, इट्स नॉट दैट बिग। वो आज की बात है ना। ट्रेड क्राफ्ट बढ़ते हुए कितनी देर लगती है? गिव इट अ फ्यू इयर्स। इफ दीज प्रेजेंट ट्रेंड्स कंटिन्यू, तो चाइनीज की एबिलिटी कहाँ होगी? आप देखें कितना जो है जारहाना तरीके से उन्होंने सी ऑफ टैजमैन में गुजरते हुए जो है वो हवाई फायरिंग की है। वो मजाक में मैं कहता हूँ कि वो पुराने वेस्टर्न मूवीज की तरह, जब काउबॉयज जो हैं वो घोड़ों पे आते हैं, वो हवा में शूट करते हुए भाग जाते हैं ताकि अपना टैका बटा सकें। तो कुछ ऐसा ही किया चाइना ने, और चाइना ने बाकायदा जाके बगैर किसी वार्निंग के कि जी हम ये कर सकते हैं यहाँ पे, और फिर पूरा वो कोस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया का, उसको उन्होंने वो मार्क किया है और डेमोन्स्ट्रेट किया है कि हम ये भी कर सकते हैं। दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ डू यू हैव ब्लू वाटर नेविगेशन कैपेबिलिटीज और नॉट। तो जाहिर है वो, अगेन आई डोंट वांट टू एग्जैजरेट, लेकिन वो अपनी तरफ से डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। सो आई थिंक वी आर इन अ वेरी क्रिटिकल मोमेंट के ये, कम से कम जो मैं सुन रहा हूँ इस इंतजामिया से, वो ये है कि दिस इज अ टफ वन, और यहाँ पे रिस्क ऑफ कॉन्फ्रंटेशन खासी हाई है। अच्छा, तो ये तो हमने मागा का व्यू और ग्लोबल चेस बोर्ड की बात कर ली, विच इज़ अगेन वेरी मच इन फ्लक्स, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ डिबेट आई थिंक लोग जो वॉशिंगटन के अंदर भी फॉलो करते हैं, बाहर की तो दूर की बात है, वो मिस कर जाते हैं कि असल में कॉन्वर्जेशन कहाँ से आ रही है, क्यों इस तरह की बात की जा रही है सदर ट्रम्प की इंतज़ामिया के अंदर। तो अप्रिशिएट दोज इनसाइट्स। आखिरी जो कॉन्वर्जेशन है, बिफोर आई लेट यू गो, मैं आना चाहता हूँ पाकिस्तान भारत की तरफ। उस पर हमने प्राइवेटली भी बड़ी गुफ्तगू की।
आज के जो इंटरव्यूज़ हैं उनमें भारत की तरफ से उनके जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो दबे अल्फाज में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके जहाज़ गिराए गए। ये नहीं बता रहे कितने, लेकिन उन्होंने बेसिकली एक्सेप्ट कर दिया। और फिर एक तरह से मेरे नज़दीक सिग्नल भी दिया अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को कि रैशनल लोग जो हैं सबसे ज़्यादा वो यूनिफॉर्म में ही होते हैं, और एक रैशनैलिटी की एक लाइन होती है जिसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये मेरा एनालिसिस है ऑफ व्हाट ही सेड एंड हाउ आई सॉ इट। अमेरिका में जब ये सब हुआ कमरान, तो आपने कैसे देखा कि क्या कॉन्वर्जेशन हुई वॉशिंगटन के अंदर ओवर दिस एंटायर क्राइसिस? चाइनीज़ हार्डवेयर की जहाँ तक बात हो, या पाकिस्तानी ह्यूमन वेयर की, या भारत की कैपेबिलिटीज़ की, और दोनों ममालिक की शॉर्टकमिंग्स की, क्या आपने टेक अवेज देखे गुफ्तगू के अंदर डीसी के अंदर? देखें, इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और आई डोंट थिंक डीसी इग्नोर कर रहा है। कि एक गेम चेंजर इन्फ्लेक्शन पॉइंट था ये शॉर्ट वॉर जो हुई थी, इट वाज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ अमेरिकन परसेप्शंस, इंटरनेशनल परसेप्शंस ऑफ पाकिस्तान, एंड अमेरिकन इंटरनेशनल परसेप्शंस ऑफ इंडिया, एंड ऑफ कोर्स वेयर इज चाइना इन ऑल ऑफ दिस। तो आई थिंक कि यहाँ पे जो व्यू है वो ये है कि, क्योंकि देखें डिफॉल्ट व्यू क्या था इस शॉर्ट वॉर से पहले, जो व्यू क्या था कि पाकिस्तान एक बदहाल मुल्क है, मतलब इट्स हार्ट बीट अवे फ्रॉम डिफॉल्टिंग वगैरह वगैरह, इसके टेररिज्म है, इंसर्जेंसीज हैं, सियासी प्रॉब्लम्स हैं, फौज का कंट्रोल जा रहा है, ये एक परसेप्शन था। लेकिन इस जंग शॉर्ट वॉर ने उस जंग उसमें तब्दीली लेके आया कि ठीक है ये कमज़ोर ताकत है लेकिन की मिलिट्री परफॉर्मेंस फिर भी ठीक ठाक है। और फिर सवाल उठता है कि मिलिट्री परफॉर्मेंस क्यों इतनी अच्छी हुई कि जहां 5 जहाज गिरा दिए। बाय द वे, जो है वो दबे अल्फाजों में अमेरिका ने बहुत पहले कह दिया था कि ये जहाज गिरे हैं। पाकिस्तानी 6 कहते हैं, 5 तक बात अभी आ चुकी है कि 5 5 तक जहाज। बात आ चुकी है, ये आलमी सतह पे भारत ने आज दबे अल्फाजों में कहा है, लेकिन ये दुनिया को पहले से पता था। तो उस पे हुआ कि अच्छा यार, ये तो मतलब दिस इज लाइक इज अ सीरियस प्लेस, मतलब ये। और फिर भारत की तरफ से फिर ये जो एक मतलब एस्केलेशन हुई है, खास तौर पे भारत का मतलब पाकिस्तानी एयरबेसेस बिलखसूस नूर खान एयरबेस को टारगेट करना, उसने एक तहलका मचा दिया यहाँ पे कि यार ये तो मामला अब सीरियस हो रहा है, इसमें मतलब वी नीड टू सेपरेट दीज टू। तो जब आप सेपरेट करते हैं ना, तो एक इक्वलाइजिंग इफेक्ट आता है परसेप्शन के तौर पे कि ये इंडिया और पाकिस्तान जो है, मतलब अभी तक तो ये था कि पाकिस्तान इज नॉट नो लॉन्गर द प्रॉब्लम, इंडिया इज प्लेइंग इन अ मच बिगर लीग कॉल्ड चाइना। तो वो चाइना इंडिया का चल रहा था, गलवान की वजह से भी हुआ। फिर वो मतलब जो उनकी जो फोर्टिफिकेशंस बना रहे हैं वो भी था, पाकिस्तान नहीं था इसमें। अब अचानक ये हुआ है कि ये तो भी वही है। मतलब फिर ये भी है ना कि यार हम चाहते हैं कि आप टेररिज्म को, अच्छा ये एक इशू जो है वो बड़ा अंडरलाइन करने की जरूरत है कि अमेरिका जो है वो उस प्रोसेस से गुजर के नुकसान उठा के आगे बढ़ गया है कि टेररिज्म के खिलाफ जो जंग है ना, वो ठीक नहीं है, क्योंकि जंग से ये मसला हल नहीं हो सकता। हाँ अमेरिका ने जरूरत, 2-3 ट्रिलियन डॉलर गवा के ये लेसन सीखा है। लेसन सीखा है, लेकिन अब ये इस मोमेंट में ये प्रायोरिटी नहीं है, लो लेवल पे है। इस बात का अंदाजा जो है ना, इस शहर में जहां मैं और आप रहते हैं, यहाँ देखें कि काउंटर टेररिज्म एक्सपर्टीज जो है वो इज अ डाइंग इंडस्ट्री। ठीक है ना? कौन है अब, हु आर पीपल लुकिंग फॉर, हु आर द अप एंड कमिंग, आर यू अ चाइना एक्सपर्ट? ठीक है, आर यू एआई एक्सपर्ट वगैरह वगैरह, मतलब। तो ये वो जो डिमांड थी वो के जी काउंटर टेररिज्म के एक्सपर्ट हमें चाहिए, वो पुराने जमाने की बात हो गई। तो जब अमेरिका देखता है, जब जब इंडिया कहता है कि जी हमने ये काम किया इसलिए क्योंकि टेररिज्म हो रहा है हम पे, तो अमेरिका कहता है, बाय नहीं करता, कहता है कि रियली डू यू नीड टू डू दैट, इज नॉट, देयर इज नॉट अनदर वे, ये तो पुराना मामला है ना, मतलब ये तो कोई आज का तो नहीं चला आ रहा ना। तो हम समझते हैं कि मिलिट्री एस्केलेशन लॉजिक जो है, वो सारी चीजें हम देखते हैं, डिटरेंस वगैरह वो हम समझते हैं, लेकिन वो जिस तरीके से इंडिया समझ रहा था कि
अमेरिका रिएक्ट करेगा और साथ आके अलाइन हो जाएगा, वो नहीं हुआ। उसके बरक्स कहा गया कि यार नॉक इट ऑफ गाइस। यहां तक कि ये भी कहा गया होगा कि यार हम तो समझ रहे थे कि आप हमारे साथ खेलेंगे चीन के साथ, आप तो ये छोटी गेम खेल रहे हैं बैठे हुए अपने खत्ते के अंदर। मे बी यू नॉट रेडी येट। ठीक है, मे बी वी जस्ट सॉर्ट ऑफ गॉट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स। तो ये सोच कोई कहेगा नहीं। मतलब मैं, कोई ये अगर तवक्को कर रहा है कि कोई इसके ऊपर कोई आर्टिकल लिख देगा, तो वो भी नहीं होता, क्योंकि देखें इंडिया फिर भी एलाय है, एक एक कॉन्टेक्स्ट में एलाय है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं ना, अब देखें ना डोनाल्ड, अच्छा फिर इंडिया की तरफ से डबल डाउनिंग हो रही है कि वो कहते हैं हमने कराई साल सी। अब आप छोड़ दें ना, जब वो कह रहे हैं कि वो कराई उन्होंने, आर यू पिकिंग अ फाइट, डू यू वांट टू पिक अ फाइट? ठीक है, जब आप फाइट पिक करेंगे, तो जैसे वो आज जो लेटेस्ट बयान जो मैं और आप ऑफलाइन जिसके ऊपर बात कर रहे थे, कि वो बदस्तूर कंटिन्यूअसली वो भी जवाब दे रहे कि हाँ मैंने कराई। और जो है मतलब मैंने, बल्कि आज तो उन्होंने ये कह दिया कि मैं तो ट्रेड ही नहीं करूंगा, अगर मतलब जो है ना ये हालात है तो मैं और कैसे उनको ट्रेड करूँ। मालूम ये भी है, मुझे तो हैरानी इस बात पे हुई कि सदर साहब को मालूम है कि पाकिस्तानी डेलीगेशन जो है वो डीसी आ रही है। मैंने कहा सदर के पास ये ब्रीफिंग और इस बात का टाइम कहाँ से है, तमाम इश्यूज को छोड़ के, कि उन्हें मालूम हो और वो दोहराएं पब्लिकली कि वो आ रहे हैं और हम बात करेंगे तिजारत पे उनसे। हाँ, तो अब जो है यहां पे भी एक कोर्स करेक्शन हो रहा है। फिर एक और गुफ्तगू है जो कि जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, जिसका ताल्लुक जो है अमेरिका की एक लॉन्ग स्ट्रेटजी से, लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटजी, साइडिंग विद स्टालिन टू गेट रिड ऑफ हिटलर, साइडिंग विद माओ टू माओइस्ट चाइना टू गेट काउंटर सोवियत यूनियन। तो अब सवाल ये होता है कि टू वी साइड विद इंडिया टू काउंटर चाइना। पहला सवाल ये है कि हाउ मच इज दिस एक्चुअली डूएबल, क्योंकि इसके दो डिमेंशंस हैं। इसके एक मिलिट्री डिमेंशन है, वो तो सबको पता है कि वो नहीं है, वो मिलिट्री कैपेबिलिटी इंडिया के पास नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए यू नीड टू प्रोजेक्ट मैरिटाइम पावर। तो इंडिया की मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन जो है, जो मतलब 2022 में शुरू हुई थी, तो अभी और सिर्फ। अगेन इफ आई में इंटरप्ट, के आपने मैरिटाइम पावर अगर बनना है तो you cannot then continue to tie yourself down in the Himalayas either on the Chinese side। LAC चले वहाँ होते हैं तो हम सपोर्ट करेंगे अमेरिका का व्यू, ये हो सकता है कि ज़रूरी है। लेकिन अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल और कश्मीर की साइड पे बार बार अपने आप को टाई इंटरनेशनल डाउन बाउंड्री पे आ करेंगे, गया ना, अब तो इंटरनेशनल बाउंड्री हाँ, होगी, अब तो तो वो एल फ़ायदा नहीं है। तो आप अपनी स्कैर्स रिसोर्सेज को अगर वहाँ लगाते रहेंगे तो नीचे क्या होगा समंदर में। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो अब एक तो ये है, दूसरा ये है कि हम चाहते हैं कि आप टेक सम ऑफ द बाइट आउट ऑफ चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग, कुछ चीजें आप बनाएं, लेकिन उसमें भी रिंकल्स हैं। और रिंकल एक ये है कि पहले तो मतलब इंडिया की जो द क्लाइमेट ऑफ डूइंग बिजनेस इजंट दैट कंड्यूसिव। वो एक अलहदा एक मतलब पूरा एक स्टोरी है जिसके अंदर हम जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन दूसरा ये है कि इस इंतज़ामिया की ये इम्पेरेटिव है कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग घर पे लेके आए। तो वो हम देख रहे हैं कि अपना स्टीव कुक के साथ जो बैक एंड फोर्थ हो रही है, कि मैंने उसे कह दिया है कि इंडिया अपने आप को खुद संभाल सकता है, मुझे तुम जो काम वहाँ करने लगे हो वो यहाँ आके लगाओ फैक्ट्री। वो जो फॉक्सकॉन की फैक्ट्री चेन्नई वगैरह में लगने वाली थी, कि जी जो है ना टू मेक सम कंपोनेंट्स ऑफ द आईफोन, तो वो भी एक इशू है। सो कहने का मकसद ये है कि आई थिंक देर इज अ रियलाइजेशन हियर कि इंडिया दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी ताकत बन गया है जीडीपी के एतबार से, लेकिन अभी हम उस तरह इन्हिसार नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि इंडिया को भी हम देखते हैं कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू बी एन एलाई लाइक जापान और जर्मनी और यूरोप और समथिंग लाइक दैट। अगर हम मतलब दे विल परस्यू देयर ओन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो उनकी तारीख रही है। सो इफ वी एनहेंस देयर पावर, तो कहीं कल को फ्यूचर में हमें तो नुकसान नहीं होगा, एक और चीन ना बना दे। एक और चीन ना बना दे। देयर यू गो। सो ये भी है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं, और ये गुफ्तगू किसी एक रूम में नहीं हो रही, ये मुख्तलिफ कमरों में हो रही है, मुख्तलिफ दफ्तरों में हो रही है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, जो कि अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी जो है ना फेडरल गवर्नमेंट का एक हिस्सा है, जो मुख्तलिफ हिस्से हैं।
तो ऑब्वियसली इस गुफ्तगू को मच्योर होते हुए मैं आपको बिट्स एंड पीसेस बता रहा हूँ कि ये गुफ्तगू मुख्तलिफ लेवल पे ये हो रही है। तो जब इसका एक तरह से एग्रीगेट किया जाएगा तो क्या नेट असेसमेंट निकलेगा? और वो नेट असेसमेंट आई थिंक बड़ा इम्पोर्टेंट होगा जब वो निकलेगा। एंड आई थिंक उस पर अगर मैं एक आइसिंग ऑन द केक डाल दूं, वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप एक ट्रेड डील परसू कर रहे हैं भारत के साथ, और वहाँ भी फेज़ 1A की अगर बात हो रही है शुरू में, और उस पर भी अभी तक साइन नहीं हुई, और कहा जा रहा है कि जून के अंदर जो है वो डील हो जाएगी, यानी कि 31 मई तो हो गया, मिड जून एंड जून तक, अगले 3 से 4 हफ्तों में। और उसके बाद फेज़ 2 फेज़ 3 पे बात होगी। तो मेरा तो व्यू एक तरह से ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप फेज़ 1 फेज़ 2 टाइप बंदा है नहीं। तो अगर आपने सदर साहब को 1A के ऊपर टरखाने की कोशिश करनी है तो वो भी बैकफायर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हो जाएगा, बट इट कैन अनॉय हिम अलॉट। और ये बात जो है पहले टर्म के अंदर भी उन्हें अनॉय करती थी। वो बार बार हार्ली डेविडसन का फॉर एग्जांपल उस ज़माने में जिक्र करते रहते थे, और इस दफ़ा वो और ज़्यादा डबल डाउन कर रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड, नॉट जस्ट विद द इंडियंस। तो ये भी एक अलग लेवल है अगले 3 साल के लिए इस रिलेशनशिप में। Kamran, always pleasure talking to you, understanding the big picture stuff, and I think the audience also learned a lot. So आपके जो recent मजमून है उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लोग सब्सक्राइब करें, पढ़ें, एंड वी विल हैव यू ऑन सून एज वेल। कि आने वाले हफ्तों महीनों में और क्या मामलात आगे जाते हैं, वी विल कीप एन आई ऑन। बट आई थिंक वी बोथ अग्री के एक स्टेप चेंज आया है अमरीकी फॉरेन पॉलिसी में इस इंतज़ामिया के अंदर, चाहे आप अग्री करें या ना करें। ज़रूरी लेकिन यह है कि आप समझें कि वो क्या करना चाह रहे हैं और क्यों अपने स्टेप्स ले रहे हैं। हर चीज़ इरेशनल नहीं है इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। समझना बड़ा ज़रूरी है कि उनका ड्राइविंग इम्पल्स क्या है। तो थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू फॉर हैविंग मी। खुदा हाफिज़।